हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई प्रवेश के बारे में। ई प्रवेश में यहाँ पर देखेंगे 2026 और 27 का सेशन प्रारंभ हो चुका है। अगर आप 12वीं पास हो और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो और आपको पीजी करना है, अगर आप एनसीटी कोर्स के अनुसार आप डीएड बीएड करना चाहते हैं, जो भी आपको कोर्स करना है, अभी इसी पोर्टल से सारे प्रोग्राम होंगे। लास्ट ईयर आप देख चुके हैं। अब लास्ट ईयर आपने कौन कौन सी गलतियां की है और किस प्रकार से की है, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगाने हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारी कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टअप करना है। कहाँ से होगा स्टार्टअप? अब आपका जो प्रोसेस रहता है उसका आपको स्टार्टअप कहाँ से करना रहेगा, उसके लिए आप अपनी समग्र आईडी को तैयार कीजिएगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने एंड टाइम पर प्रॉब्लम, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी समग्र आईडी को अप टू डेट कर लीजिएगा। अभी आप आधार कार्ड के द्वारा अपनी समग्र आईडी की केवाईसी करें। केवाईसी करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी आपकी समग्र आईडी से आएगी। तो समग्र आईडी में आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना रहेगा। चलिए, इसके बाद में जो अगली प्रोसेस रहती है वो रहेगी लॉगिन की। आप अपना जो फॉर्म रहता है, फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे? या तो आप साइबर कैफे से भर सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप से भर सकते हो, मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन केयरफुली भरना रहेगा। डॉक्यूमेंट्री वगैरह सही आपको अपलोड करना रहेगा। एक जरा सी गलती आपको साल भर के लिए दौड़ा सकती है, जैसा आपने लास्ट ईयर किया था। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे पात्रता क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास 12वीं की मार्कशीट हो तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। जैसे आप फर्स्ट ईयर के लिए भर रहे हो तो 12वीं की मार्कशीट लगेगी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वगैरह सब मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी जरूरी है और कौन कौन से आपको बनाने होंगे। सेम इसी प्रकार से आप अगर ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आप डीएड बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए, इसके बाद में आगे की जानकारी समझते हैं। अगली जानकारी यहाँ पर है आपका आरक्षण को लेकर के। रिजर्वेशन क्या होना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, आपके पास रिजर्वेशन के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका प्रूफ रहता है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और उसी कैटेगरी में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का आपका प्रमाण पत्र हो तो उसे भी आप लगा सकते हो, तो उससे भी आप यहाँ पर रिजर्वेशन में आ सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र कंप्लीट नहीं है तो अभी आपको करवा लीजिए। अभी 10 दिन का आपके पास समय है, उसके बाद पोर्टल चालू हो जाएगा, फिर आपको परेशानी आएगी। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेकर के आना रहेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करने रहेंगे, ये सब कुछ जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप अपने 10th की मार्कशीट को यूज करेंगे। मार्कशीट में आपकी 12th की मार्कशीट, अभी जैसे पोर्टल से जो मार्कशीट निकलती है उसी को ही अपलोड करना रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। और वो भी नई जाति, अभी फिलहाल में आप अपना जाति प्रमाण पत्र को अपडेट करवा लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद में ये कैडेट प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो ठीक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र सभी के लिए कंपलसरी है। ऑल कैटेगरीज सभी के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी है। आपके पास नहीं हो तो अभी आप प्रोसेस कर दीजिए। 8 से 10 दिन में आपका काम आसानी से हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, आवश्यक क्या, सभी को जरूरी रहेगा, आय प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है, तो अभी बनवा लीजिए। अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे अगर आप अधिभार से मतलब ये कुछ अगर आपके पास एलिजिबल होता है तो लगाइएगा, नहीं तो उसे छोड़ दीजिएगा। हाँ, अनापत्ति प्रमाण पत्र का होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन हो आपके फॉर्म वगैरह में, डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत नहीं है। आगे रहेगी तो मैं सब बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर जैसे ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं हो तो आप बनवा लीजिएगा, अभी आपके पास समय है बिल्कुल। यहाँ पर पात्रता, सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला काम पात्रता होता है। पात्रता होता क्या है और इसके बारे में आपको पहले समझ लेना है। आगे आप जब फॉर्म भरेंगे तब बहुत समस्या आएगी। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, आप किसी भी कॉलेज में आप यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, किसी भी बोर्ड में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एमपी बोर्ड से आपके पास 12वीं आपने कंप्लीट किया है तो। लेकिन अगर आपने एमपी बोर्ड के अलावा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या फिर ओपन स्टेट से अगर आपने पास आउट हुए हैं, 12वीं पास आउट किया है, तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पात्रता बनवाना होगा। अब पात्रता की कंडीशन ये रहती है कि पात्रता बनेगी कैसे, समस्या वही रहती है। अब उसके लिए सुन लीजिए, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में, सपोज करो अगर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हो,
अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बरकतुल्लाह की वेबसाइट पर जाकर के आप वहां से आप अपना पात्रता के लिए अप्लाई करेंगे। आगे मैं आपको उसका वीडियो भी जारी कर दूंगा कैसे बनेगा। अगर आप देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर DAVV की वेबसाइट पर जाकर के आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसी प्रकार से जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज जो चॉइस करेंगे, आप उसी यूनिवर्सिटीज का आपको पात्रता देना रहेगा, उसी का आपको बनाना रहेगा। मैं सब कुछ बाद में आपको वीडियोस वगैरह सब प्रोवाइड करता रहूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे कॉलेज की बात करें, अधिकतम इसमें यहाँ पर 10 कॉलेज तक आपको चॉइस करना रहेगा। 10 कॉलेज तक आप ले सकते हो, आपको जो भी आपके सीक्वेंस बनती है उसके अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़े, लॉक करें, ये तो लास्ट ईयर भी हमने किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर पंजीकरण का भुगतान करें, आपका जो एडमिशन का फॉर्म है उसका आपको यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी आप पेमेंट को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जो नई जानकारी आई है वो आपको समझना होगा। नई जानकारी में यहाँ पर अनुमोदन करने के लिए आपका डेटा आपको यहाँ पर फेच होगा, उसके बाद आपका अप्रूवल होता है। अब डाटा फेच का मतलब क्या होता है? डाटा नोट फेच और फेच, इसका मतलब होता है कि आप जैसे मान लो आप डिजिटली का पूरा काम चल रहा है, जैसे आप जाति प्रमाण पत्र के नंबर डालेंगे तो आपका डेटा वहां पर फेच होना चाहिए। अगर आप आय प्रमाण पत्र का आपने डेटा डाला है तो उसका डेटा आपको वहां पर फेच कराना जरूरी है। इस प्रकार से ये जरूरी रहेगा, आपका डेटा आपका यहाँ कंप्लीट तरीके से पेश कराया जाएगा और उसके बाद में अनुमोदित करके उसे आगे भेज दिया जाएगा ताकि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटेशन में आ जाए। यहाँ पर बात करेंगे, एक और नई जानकारी आई है, स्वीकृति प्रदान करे अथवा सुधार करने के लिए छात्र को वापस भेजे। ये लास्ट ईयर ये वाला ऑप्शन नहीं था, अब ये वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। अप्रूवल करना, अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि उस फॉर्म को वापस से हमें एडिट करना है, उसमें कोई सुधार करना है, लास्ट ईयर हमारा एडिट होने के बाद मतलब एक बार लॉक हो गया, अप्रूव हो गया, लॉक तो हो जाता आपके पास से, हमारे हैंड से हो जाता था, लेकिन अप्रूवल करती थी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन के बाद में अप्रूवल होने के बाद आपका सुधार नहीं होता था। इस बार उसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, बैक टू स्टूडेंट, ये वाला एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर वापस जाएंगे तो आपका जो फॉर्म है वो शुरुआत से वहीं से आ जाएगा, आप उसमें सुधार कर सकते हो, सुधार करने के बाद में वापस से उसे लॉक कर सकते हो। मतलब ये प्रोसेस अब आपके खुद के एंड पर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी उसमें दिया भी है, कौन कौन सी जानकारियां आपको यहाँ पर भरनी रहेगी। जैसे कुछ गलती वलती हो गई है तो आप अपना फॉर्म को वापस से सुधार कर सकते हैं अपने तरीके से। इसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है वो रहेगा आपका अलॉटमेंट लेटर। आपका जो फॉर्म रहता है उसका यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में आपको कॉलेज जाना रहेगा, फिर वहां पर आपकी मेरिट लगती है, मेरिट के अनुसार फिर आपका जो है अलॉटमेंट वहां पर जमा होता है। और फाइनली एक प्रोसेस होती है फीस सबमिशन की। जब फीस सबमिशन होती है तब आपको वहां पर आपका विषय वगैरह सब कुछ आपको देना रहता है कि आपको कौन कौन सा विषय आपको यहाँ पर उसमें चॉइस करना रहेगा। जैसे आपका प्राइमरी विषय कौन सा है, सेकेंडरी विषय कौन सा है, इस प्रकार से सारे विषय आपको यहाँ पर कंप्लीटेशन करना रहेगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस है, सारी प्रोसेस को आपको अच्छे समझ लेना है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास उन सभी को आप एक बार समझ लीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी समग्र की EKYC पेंडिंग पड़ी हो, ऐसा तो नहीं है कि आपका जाति का डेटा और समग्र का डेटा अलग अलग जा रहा हो। इस प्रकार से ये सारी जानकारियों का आप कवर कर लीजिएगा। 10 दिन का आपके पास समय है, उसके बाद जैसे एडमिशन चालू होता है कंप्लीट वीडियो के साथ मैं आपको कंप्लीट वाला वीडियो दे दूंगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।